हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभम कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के बहुत ही ज़्यादा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे फिर आप रीट का एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो या फिर दे रहे हो यूपीएसआई, हिंदी तो हर जगह कॉमन रहती है। तो आप क्वेश्चंस को लास्ट तक देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं, सुई का तत्सम रूप होगा। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर? सूचिका, सूत, सूची, सुई। तत्सम मतलब वे होते हैं जो शुद्ध रूप होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम, और जो अशुद्ध होते हैं उसे बोलते हैं तद्भव। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। चलिए, सूचिका सुई का तत्सम रूप होता है। अगला देखेंगे हल्दी का तत्सम रूप। तो भाई हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? शुद्ध जो हल्दी का वर्ण है, कहाँ किस शब्द से बना है? तो हल्दी का तत्सम रूप हमारा हो जाएगा हरिद्रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हो सकता है जो आपको क्वालिटी हो यहाँ पर डिस्प्ले को क्वेश्चंस की ज़्यादा बेहतर ना हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि क्वालिटी ख़राब है। मतलब आपको सारे क्वेश्चन सही से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब जो मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते या किसी अन्य भाषा से हमारी भाषा में, बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम तद्भव शब्द। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, ये पूछ रहा है। तो भैया देखो, जो सूरज आपको दिख रहा है ना, ये जो शब्द है ये सूर्य का तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका सूर्य जो होगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी आपके सारे दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सारे हमारे तत्सम शब्द हैं। अगर हम बात करें तत्सम का मतलब क्या होता है, तो तत्सम जो शब्द होता है वो तत् प्लस, सॉरी तद्भव की बात कर रहे हैं ना, तद प्लस भव से मिलकर बना हुआ है ना। उसका मतलब अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तो ऐसे शब्द जिनको देखकर हमें ऐसा लगे कि ये संस्कृत या किसी मतलब किसी अन्य शब्द से लिए गए या किसी अन्य भाषा से लिए गए, तो मतलब संस्कृत मुख्य मानी जाती है कि संस्कृत से अगर सीधे सीधे हमारी भाषा में आ गए तो वो हमारे तत्सम हो जाएंगे, और उनमें कुछ छेड़छाड़ सी हो गई है तो हमारे तद्भव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गंगा गाय गंगादास, यमुना गाय यमुनादास। तो भाई इसका अर्थ क्या होगा? एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ही मतलब ये हम जब पढ़ते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब तक अवसर देखकर काम करना। मतलब जैसा मौका हो उसी तरह से, ठीक है, जिसका पलड़ा भारी हो उसके साथ जुड़ जाओ। तो अवसर देखकर काम निकालने का वो कहते हैं गंगा गाय गंगादास, यमुना गाय यमुनादास। अगला है गंगा लाभ होना। भाई ये मोक्ष प्राप्ति है ना। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु को प्राप्त करना। अगर कहीं पे आपको मिले कि वो तो गंगा लाभ हो गए तो समझ लेना कि समझ गए हो। अगला है कुलदीप का विलोम शब्द क्या होगा? कुलदीप का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुलदीप का विलोम शब्द होगा कुलांगर, ऑप्शन नंबर सी, कुलांगर, है ना। बाकी सब गलत हैं ही। वैसे हम बात करें पल्लवन का, पल्लवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा संक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अविभाज्य शब्द का विलोम। तो अविभाज्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। देखो यहाँ पर मैंने वैसे आप देखते हो कि मैं क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा डीप लेके चलता हूँ। मतलब अगर एक क्वेश्चन है उससे जो 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए गए तो मैं चारों ऑप्शन को डिटेल में बताता हूँ, लेकिन जहाँ पर बताने लायक होगा वहीं पे तो बताएंगे। तब इसमें जैसे ये है विलोम शब्द, तो ये यहाँ पे जो सही है वही तो बताएंगे, ठीक है। बाकी तो कोई शब्द ही नहीं बन रहे हैं। धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धनी का विलोम शब्द, ये में कोई पूछने वाली बात है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धन। अगला प्रश्न है, अधिकृत शब्द का विलोम। तो अधिकृत का क्या हो जाता है? अनधिकृत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए।
अगला प्रश्न जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसे चुनना है। तो विशेषण का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बता रहे हो उन्हें हम विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी की विशेषता को नहीं बता रहा है। जैसे हम बात करें सज्जन, तो भाई सज्जन किसी की क्वालिटी तो होती है कि हाँ वो व्यक्ति सज्जन है, वो व्यक्ति दुर्जन है, या फिर वो व्यक्ति सुकुमार है ना। लेकिन कहते हैं कि वो व्यक्ति मानस है, ऐसा तो कहीं नहीं बोलते ना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सम्माननीय होते हैं में प्रयुक्त विशेषण। तो भाई मैंने अभी क्या बताया था ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सम्माननीय शब्द है, तो भैया ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण ही तो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है विशेष शब्द है, विशेष शब्द इनमें से कौन सा है। तो हमारा अपेक्षा विशेष शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा हो जाएगा हमारा, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध वर्तनी है, बाकी सारी अशुद्ध है वर्तनी। ठीक है, यहाँ पे होता है कि अब देखना होता है कि कहाँ किस वाले शब्द में मात्रा आता बिल्कुल सटीक तरह से लिखेंगे वही हमारा शुद्ध होगा। हालांकि हम लोग जो रेगुलर यूज करते हैं उसमें काफ़ी शब्द अशुद्ध यूज करते हैं। ठीक है, अगला है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अभी ऊपर शुद्ध का करना था, अब यहाँ पर अशुद्ध का चयन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भगीरथी। भैया भगीरथी थोड़ी ना कोई शब्द होता है ना। भागवत होता है, भाग्यवान होता है, प्रदर्शनी होता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है, तो भाई भगीरथी नहीं होता है, वो भागीरथी होता है। तो ये रथी ना, भगीरथी तो नहीं होता है, भागीरथी। यहाँ पे एक डंडा और लगेगा भा पे, है ना। यहाँ पे भा के बाद में एक डंडा और लग जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें यहाँ पर, एक मिनट थोड़ी सी वॉइस इनक्रीज करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, सबसे शुद्ध जो यहाँ पे हमें लग रहा है वो लग रहा है कृत्य, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बाकी तो हमारे उपयुक्त कैलाश, देखो रीजन क्या है, कैलाश क्यों गलत है। कैलाश में जो सा बनता है वो ये वाला बनता है ना। और वहीं बात करें उपरोक्त, तो उपरोक्त में ऊपर एक, पहली बात तो ये पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है। उपरोक्त को ऐसे लिखते हैं उप यू और ऊपर रा चढ़ेगा और उसके बाद में का था। ठीक है, इस तरह से ये व्या बना, यहाँ पे ऊ की मात्रा ऊपर। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। भाई हम बात करें केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगती है ऊपर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये का के ऊपर बिंदी रखी हुई है, ये नहीं लगती, यहाँ पे आधा ना लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक वाक्य दिया गया है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो भाई हेतु, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हेतु की जगह पे हम किसका, कारण शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो हमें त्रुटिपूर्ण वाक्य निकालना है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो भाई देखो, तुम पहला ही क्वेश्चन में पहले वाला ऑप्शन गलत है। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए, है ना।
ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं ये क्या गलत पढ़ा, नहीं भैया ये 100% सही है, और यहाँ पे निरपराधी नहीं निरपराधी होगा, ठीक है। और हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगे होंगे सही हैं तो मतलब क्वेश्चन आंसर बेहतर है आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है वाक्य को क्रम से संयोजन करना है, मुझे नहीं लगता है कि इसको कराना चाहिए, आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए एक बता देते हैं, मनुष्य मूलतः भला और श्रेष्ठतम बनना चाहता है ना, इसके बाद में बनना ही चाहता है होगा, एक मिनट, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद में हमारा बनना चाहता है, किंतु इसके बाद में किंतु बुरी संगति उसे बिगाड़ सकती है और भ्रष्ट और नष्ट कर सकती है, संगत बिगाड़ सकती है, भ्रष्ट और नष्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा या, ला, रा, बा, ठीक है। तो इसी तरह से क्रम में करना होता है, इनमें क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना। वैसे यहाँ पे ये दो, इसका ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का आंसर आप लोगों को देना है। अगला है हनुमान चालीसा की रचना की है। भैया हनुमान चालीसा की रचना किसने की है, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा बेहतर लगा होगा, है ना। आंसर क्या होगा इसका, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, तुलसीदास। अगला है जनगण मन अधिनियम, मतलब वही राष्ट्रगान, ये इसकी रचना किसने की है। जनगण मन अधिनायक जय है ना, काफ़ी बेहतर था। तो बचपन में जाते थे स्कूल में तो पहाड़े लाइन में खड़े होके गाते हैं, मज़ा आ जाता था, ठीक है। 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी को पता है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है प्रेम जीवन की अमूल्य, क्या है प्रेम जीवन की अमूल्य, बताओ। निधि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा, सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, परहित सरिस नहीं भाई, परहित सरिस नहीं भाई, तो बीच में क्या हमारा हो जाएगा, परहित सरित धर्म नहीं भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। देखो पहले मैं क्या सोच रहा था कि 25 क्वेश्चन ही रखूं, क्योंकि तुम लोग वीडियो आप देख सकते हो 1-2 व्यूज आते हैं, है ना, तो 1-2 व्यूज के लिए मैं इतना करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो बनाते हैं तो 50 क्वेश्चन तो कम से कम रखते हैं, अगर कोई आ जाता है वीडियो देखने तो कम से कम थोड़ी बहुत तो नॉलेज लेके जाए, है ना। लाइक करते चलना अगर एक लोग भी आ जाओ, है ना। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, सुपुत्र है, शत्रु है, मित्र है, बिल्कुल भाई शत्रु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, तो भाई अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो भाई अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है हमारी 5, है ना। और जो जितने भी हमारे वर्ग होते हैं इनका जो 5वां अक्षर होता है ना वो अनुनासिक ही होता है। कौन सा वर्ण घोष है, तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा इसमें से, देखो घोष कहते किसे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर जो स्वर तंत्रियां होती ना वो मतलब कंपन सी करने लगती हैं, वे घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग अभी आप लोगों को होगा भैया, जो वर्ग नहीं आपने देखा का खा गा गा चा चा चा, तो ये जो होता है क्रम ना, इसे एक वर्ग बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां जो अक्षर होता है वो, और सारे स्वर और या, रा, लाभा ये सारे घोष में आते हैं। तो थोड़ी सी हिंदी पढ़ लेना, है ना। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है आदित्य पब्लिकेशन की बुक का, जिसमें मैंने उसके लगभग 200 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, तो वो वीडियो आप ढूंढ के देख लो। लगभग एक ही चैनल मतलब वीडियो है हमारा, ठीक ठाक चल रहा है, तो उसमें काफ़ी अच्छे इस तरह के क्वेश्चन है। अगला है डायरी किस भाषा का शब्द है, तो भाई डायरी हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला देखेंगे, बाल्टी शब्द है, तो बाल्टी किस भाषा का शब्द है हमारा, ये हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर जंगल शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा।
तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, कांतार। ये जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर हम जंगल के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो विपिन माने भी जंगल ही होता है, और कानन माने भी जंगल होता है, वन माने भी और अटवी माने भी जंगल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नदी के पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है तो भाई किसका है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो जो बल्लभ होता है ये पति का पर्यायवाची होता है भाई, पतिदेव वाले पति। और ये जो शेष पर्यायवाची आपको दिख रहे हैं ये सारे नदी के हैं ही। और अगर आप चाहो तो और बता दें थोड़ा, रहन तो फिर नुकसान कर जाएगा, ज़्यादा दवाई नहीं खाई जाती है। अगला है मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। देखो मैंने पहला ऑप्शन देखा सोम, सोम भैया किसका पर्यायवाची होता है, ये अमृत का पर्यायवाची होता है, तो मोर का कैसे हो जाएगा। बाकी सारे हमारे मोर के पर्यायवाची, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन से मोर के होते हैं। तीनों ऑप्शन बाकी याद कर लो। अगला प्रश्न है नौका का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची तो सभी को पता होता है ना, तरणी। ऑप्शन नंबर ए, नौका का पर्यायवाची हो जाएगा तरणी। और अगर हम नौका के और पर्यायवाची की बात करें तो नौका को हम नाव भी बोलते हैं, जलयान भी बोलते हैं, जलपोत भी बोलते हैं, तरी भी बोलते हैं, बेड़ा, डोंगी, है ना। और आपको यहाँ पे जो दिख रहे होंगे अन्य विकल्प, जैसे ये वाला हो गया, द्विज हो गया, विहंग हो गया, तो भाई ये किसके पर्यायवाची है ये भी तो बताओ भैया। ये ध्यान कर लो, पढ़ लो, ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी ये क्वेश्चन में मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो जहाँ पे आपको दिखाई पड़े क्या संख्यावाचक शब्द, पहले जिस भी शब्द में आपको शुरू में संख्यावाची शब्द दिखाई पड़े, जैसे यहाँ पर त्रि है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। लेकिन अगर संख्यावाचक शब्द के बाद भी वो बहुब्री आ रहा है, मतलब उससे किसी भगवान का नाम आ रहा है ना, दशानंद जैसे हो गया, तो शुरू में तो 10 है लेकिन ये द्विगु में नहीं जाएगा, ये जाएगा बहुब्री में। प्राथमिकता हमेशा बहुब्री समास को दी जाती है, लेकिन अगर बहुब्री नहीं हो तो द्विगु समास लगाएंगे। बात समझ में आई, जहाँ पे बहुब्री लग सकता है वहाँ पे हमेशा बहुब्री ही लगाएंगे। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में पता चला दोनों आ गए द्विगु और बहुब्री, आप कंफ्यूज, क्योंकि संख्या लिखी हुई है तो हम तो द्विगु लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो भाई लौह पुरुष थे कौन पहले ये बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया देखो लौह पुरुष का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो लोहे के समान पुरुष यही तो होगा, और इसका जो अगर हम लोहे के समान ये आ रहा है तो यहाँ पर जो हमारा लोहे के समान कम धारा हो जाएगा ना, लोहे के समान समानता प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कम धारा समास। अगला है नी प्लस चय, निश्चय में संधि। भाई साहब ये कोई बच्चों वाली चीज़ पूछने वाली थी, विषयक संधि होगी, साफ साफ दिख रही है, तो भैया और क्या होगा। प्रातः काल में प्रातः काल संधि कौन सी होगी। हाँ वही बात, विषयक तो सामने दिख रही है तो भाई विषयक संधि तो होगी। अगला है पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो भाई पुरस्कार में भी विषयक संधि है, क्योंकि इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो पुरः प्लस कार होता है, पुरः, ठीक है, दो बिंदियां लगती हैं, प्लस कार, ये होता है संधि विच्छेद, इसीलिए इसमें भी विषयक संधि होगी। तो याद रखो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, आप मालूम क्या व्यंजन संधि लगा के चले जाओगे, बिल्कुल हमें पता है ना, लेकिन इसका जो होता है विषयक संधि में जाता है। अगला है जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त हो, बड़ी रोमांटिक बात हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संयोग, है ना, या इसे संयोग श्रृंगार भी कहते हैं, संयोग रस भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है रण बीच
चौकड़ी भर भर के कर चेतक बन गया निराला था। तो भैया यहाँ पे जो वीरता बताई जा रही है किसकी? चेतक की। और चेतक कौन था? पता भाई चेतक कौन था? भाई साहब ये राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। उसकी वीरता का वर्णन किया जा रहा है। जहाँ पे वीरता का वर्णन किया जाए ना वहाँ पे हमारा वीर रस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये मैं सही बताएं तो सच्चाई ये है कि इनको पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और मैं इसमें मेरी टंग इतनी ज़्यादा ट्विस्ट होती है कि मैं इनको पढ़ता नहीं हूँ। तो भैया पढ़ लो इसको, मैं सिर्फ समझ लेता हूँ। नहीं तो तुम लोग को इतना बेकार कैसे, तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। हाँ तो नवजन प्रचंड भाई साहब व्याकुल। तो यहाँ पर जो हमारा रस होगा वो भयानक रस होगा। तो नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ना समझ में आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो बहुत आसान होती है इन चीज़ों को समझना। सोहत वड़े पीड़ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमठ शैल से आपत पड़े प्रभात। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बस वही बात आ गई, पढ़ो अपना, मैं समझ लेता हूँ। पथपेट मारे पंडित सोची सोची नाने जनक सुतावन। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अंधा युग के लेखक, अंधा युग के लेखक हमारे धर्मवीर भारती जी। देखो मैंने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि धर्मवीर भारती की जितनी भी रचनाएं हैं है ना, उन सबके जो नाम है वो ऐसे रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कोई गुस्से में नाम ले रहा हो। तो इनको मतलब याद करने का मैंने यही देख लिया कि थोड़ा सा हिंट दे देते हैं अपने आप को कि हाँ कि यहाँ पर अगर कहीं पे बात हो रही कोई गुस्से में, जो ठेले पे हिमालय, ऐसे बहुत सी इनकी रचनाएं जो एकदम लगती हैं कि हाँ बहुत गुस्से में। तो इन चीज़ों को मतलब इससे धर्मवीर भारती की होती हैं रचनाएं। ठीक है, थोड़ा हिंट है ये मत समझना कि मतलब ये याद करने की एक टेक्निक। अगला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक का नाम बताओ। तो भाई भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक का नाम क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मय विस्मोधर्म। अगला प्रश्न देखेंगे, गोदान। भाई साहब देखो, जब आप गाय को दान करोगे ना तो आपके अंदर बहुत सारा प्रेम होना चाहिए, है ना, तभी तो कर पाओगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्य कौन सा होगा, मतलब शब्द कौन सा होगा? जिसे ना बुलाया गया हो फिर भी चला आया हो, लॉकडाउन में शादी है, 49-50 लोगों को बुलाना था, तो भाई अब क्या हुआ, उन्होंने 50 लोगों को गिन के काट दिया, लेकिन एक अपने चाचा के लड़के को और साथ में ले आए, तो वहाँ पे हो गई दिक्कत। तो जिसे बुलाया ना गया हो वहाँ पे क्या कौन सा हो जाता है, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? अनाहूत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, सही। ठीक है, अतिथि किसे बोलते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है, अतिथि की सेवा करने वाला, वाक्य के लिए उपयुक्त। तो अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए हो जाएगा अतिथेय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद करते हैं 50 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन तो आपको पसंद आए ही होंगे। बाकी आपका रिएक्शन है, कैसी देनी है, लाइक कर दो, नहीं लाइक ना करो। अगर आप कमेंट करके बता दो कि तुम मतलब आपने बहुत ज़्यादा गलती की है या मतलब अच्छा नहीं पढ़ाया या अच्छा पढ़ाया, तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। लाइक करोगे बहुत बेहतर, सब्सक्राइब क्यों करोगे तुम हमारा चैनल, है ना, तो सब्सक्राइब रहने दो, है ना, चाहो तो कर सकते हो। मतलब यही है कि क्वेश्चंस आपको काफ़ी बेहतर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।